नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ख़बर ख़याल में आप सबका इस्तक़बाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक़ और मेरे साथी सज्जाद हसनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम होता है जिसमें हम करंट टॉपिक्स, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ हैं और ऐसी टॉपिक जो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं, हम उसको लेते हैं और उस पर बात करते हैं। तो आइए चलते हैं, इसी तरह के कुछ हम टॉपिक्स लेके आए हैं, मौज़ूआत जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर में 3 मरहलों की वोटिंग का जो है ना ऐलान किया गया है। यानी 18 सितंबर, 25 और 1 अक्टूबर को, और 4 सितंबर और 4 अक्टूबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरे है कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पड़ोसी ममालिक में जो भी सियासी तौर पे जो रेवोल्यूशन आया और वहाँ पे जो गड़बड़ी हो रही है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे हिंदुओं पे काफ़ी मज़ालिम हो रहे हैं। तो हिंदुस्तान भी जो है ना अपनी बात को मिलाते हुए काफ़ी चीख पुकार हो रही है कि वहाँ पे मज़ालिम को बंद किया जाए। इसकी रियलिटी क्या है और कितना हकीकत है या कितना फसाना है, हम इस पर बात करेंगे। और तीसरे एक है, जैसा कि आप जानते हैं, कल लाल किले की फसील से हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर के दौरान में कहा कि ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम यानी पहले ये लोग यूज़ करते थे कि एक सेकुलर सिविल कोड नाफिज किया जाए। हालांकि पहले से आरएसएस और ये पार्टी के लोग बीजेपी के कहते आ रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम नाफिज करेंगे। हमारे 3 एजेंडे हैं, एक तो आर्टिकल 370 को ख़त्म करना, राम मंदिर, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अब जब तकरीर होती है तो थोड़ा सा जो है ना वो अपना बयान बदल देते हैं, अंदाज़ बदल देते हैं और उसको एक नया नाम देते हैं कि ये जो है ना ये सेकुलर सिविल कोड है, और कभी तो इसको यूनिवर्सल सिविल कोड भी कहा जाता है। तो नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है ये बहुत माहिर है नए नए जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ को बनाने के लिए, नए नई इन्हें जो वर्ड्स होते हैं उसको कॉइन करने के लिए बड़े माहिर हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है कि पहली बार उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 44 के तहत जो सिविल कोड दिया गया उसको ख़त्म करके हम एक नया सेकुलर सिविल कोड नाफिज करेंगे ताकि सब तमाम मज़ाहब के लिए एकसानियत इसमें हो। ये उन्होंने बात कही है जो है ना। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। तकरीबन 10 साल बाद 2014 के बाद पहली मरतबा वहाँ पे 90 सीट्स के ऊपर इलेक्शन होने जा रहे हैं और वहाँ के आवाम के लिए खुशाइन बात है। और ये शायद हो सकता और मज़ीद डिले होते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त हिदायत दी कि नवंबर से पहले वहाँ पे इलेक्शन किए जाएँ। तो सजा साहब, ये जो हुआ है मेरे ख्याल से अभी डिले हो सकता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त तनबीह के बाद, इन्हें काफ़ी पीछे पड़ने के बाद ये इलेक्शन ये लोग कराने जा रहे हैं जो है ना, मेरे ख्याल से। जी, यकीनन देखिए पार्लियामेंट के साथ भी करवाए जा सकते थे इलेक्शन, लेकिन नहीं करवाए गए। बीजेपी ने पार्लियामेंट में भी अपने उम्मीदवार नहीं ठहराए थे कश्मीर में। वो आज भी कश्मीर को लेकर ऐसा मालूम होता है कि उनके अंदर एक खौफ का माहौल है। उन्होंने यकीनन कश्मीर से जो है आर्टिकल 370 का खात्मा कर दिया। यकीनन कश्मीर को जो है एक कौमी धारे में लाने की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर अलग क्यों, कश्मीर एक उसके लिए अलग कानून क्यों, कश्मीरियों को खुसूसी मराहत क्यों, कश्मीरियों के लिए मतलब है कि जैसे कि इससे पहले उनको मराहत थी कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरियों को जॉब मिलेगी, कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी जो है कारोबार करेगा, कश्मीर की ज़मीन सिर्फ कश्मीरी खरीदेगा और कश्मीरी बेचेगा तो कश्मीरी ही खरीदेगा, बाहर का आदमी नहीं खरीद सकता। इस तरह की जो है कश्मीरियों को मराहत हैं। तो सारी मराहत एक जो है जुम्बिश कलम में ख़त्म कर दी गई। आर्टिकल 370 के तहत जिनको ये जो खुसूसी मराहत हैं वो सारी मराहत ख़त्म कर दी गई और कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए गए। एक जम्मू, एक लद्दाख, एक कश्मीर। एक रियासत थी वो जम्मू कश्मीर, जिसमें लद्दाख भी शामिल था। लेकिन आर्टिकल 370 का खात्मा करके कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए गए, जम्मू रीजन, कश्मीर रीजन, लद्दाख रीजन। और इन तीनों रीजन्स को जो है मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जो है इलाके करार दे दिया गया। अब गो के जो है मोदी सरकार बार बार एक कह रही है कि हम कश्मीर के जो रियासत
साबिका रियासत का मौक़िफ़ था वो बहाल करेंगे। जी। कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो रियासत थे जी। उसका जो है रियासत का जो दर्जा था उसको बहाल किया जाएगा। जी। लेकिन उनकी जो है नीयतों में अभी भी खोट नज़र आता है। जी। जी। और जो है हमने देखा कि जब से आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ जी। है जी। उस वक्त से लेके आज तक तकरीबन 5 साल हो गए हैं। जी। आर्टिकल जी। 370 को ख़त्म करके कश्मीर से 5 साल का तकरीबन वक्फा हो गया है। जी। तो इन 5 सालों में कश्मीर में इन्होंने बहुत सारे जो है काम किए। इन्होंने जो है वहाँ नई हदबंदियाँ जो जी। है जी। लागू की, जी। असम्बली हलकों की, और फिर जो है नए नए मतलब है कि बहुत सारे कवानीन वहाँ पे नाफिज किए गए। जी। सब कुछ करने के बावजूद जो है ऐसा मालूम होता है कि कश्मीर को जिस तरीके से ये अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, जी। यहाँ से लोगों को वहाँ भेज के जो है यहाँ के लोगों को वहाँ जॉब दिलवाना चाहते थे, जी। कश्मीर की ज़मीनों पे जो है कब्ज़े करना चाहते थे, सरमायाकारी के नाम पे वहाँ की ज़मीनें ख़रीदना चाहते थे। जी। इसमें इनको कामयाबी अभी तक नहीं मिली है। यकीनन देखिए जी। कश्मीर का जो इलाका है खूबसूरत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी। जन्नत है, ज़मीन की जन्नत है। मुग़ल बादशाहों ने भी जो है कश्मीर को जन्नत की ज़मीन की जन्नत कहा है। जी। और जो है और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ के कुदरती मनाज़िर, वहाँ के पहाड़, वहाँ के झरने, वहाँ की नदियाँ, वहाँ की झीलें, वहाँ के चनार, वहाँ के बादाम के बाग, वहाँ पे की ज़ाफ़रान की जो भी है खेत हैं, ज़ाफ़रान की जो है बागात हैं, वहाँ के बादाम, वहाँ के जो है आड़ू, वहाँ के आलू बुखारे। बहरहाल ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, अखरोट है वहाँ के, ये सारी चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स का जो है एक बहुत बड़ा मरकज़ है कश्मीर। ये सारी चीज़ों को देखते हैं तो लोगों को एक अट्रैक्शन लगता है। लोगों को लगता है कि यकीनन ये ज़मीन पे जन्नत है और हमको भी जो है इस जन्नत में अपनी हिस्सेदारी जो है हाँ होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर एक सख्त तरीन जो है मौसम का भी एक मरकज़ है। वहाँ शदीद सर्दी पड़ती है। सर्दी इतनी शदीद हो जाती है मौसम सरमा में कि कभी कभी तो टेम्परेचर -10 से आगे निकल जाता है, नुक्ता इंजमा तक चला जाता है। और झीलें, पानी की झीलें जो है बर्फ़ बन जाती हैं। उसके बाद बर्फ़बारी होती है तो इतनी शदीद बर्फ़बारी होती है कि लोग एक एक महीने तक घर से निकल नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये कि वहाँ के जो गांव हैं या वहाँ के जो अज़ला हैं, वहाँ के जो इलाके हैं वो दुश्वार गुज़ार हैं। पहाड़ियों से आपको वहाँ गुज़रना पड़ता है। पहाड़ियाँ हैं, सड़कें सही नहीं हैं। सड़कें गो के जो है अभी हाल में अच्छी सड़कें, अच्छी रेल की जो है पटरियाँ, रेल के ट्रैक लगाने की बहुत कोशिशें की जा रही हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जम्मू से कश्मीर को जोड़ने के लिए रेलवे लाइन जो डाली गई है वो तारीख की सबसे जो है बेहतरीन रेलवे लाइन है, जिसका अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है। बहरहाल कोशिशें की गई हैं डेवलपमेंट की, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की सख्त जानी, वहाँ के सख्त हालात, वहाँ के सख्त मौसम और वहाँ के दुश्वार गुजार जो है रास्तों, माहौल में किसी गैर कश्मीरी का वहाँ रहना नामुमकिन है। तफरीहन तो आप रह सकते हैं, 5 दिन मुस्तकिल तौर पे रहना बहुत मुश्किल, 5 दिन 10 दिन आप गुजार सकते हैं, लेकिन मुस्तकिल आप नहीं रह सकते। तो बहरहाल लोग जाने की कोशिश भी की लोगों ने, लेकिन उन्होंने वहाँ का माहौल देखा, वहाँ का मौसम देखा तो लौट आए। फिर सरमायाकारी के लिए भी जो है कन्विंस किया गया था। अडानी, अंबानी जैसे ग्रुपों ने भी वहाँ पे होटल खोलने में दिलचस्पी दिखाई थी, लेकिन उन्होंने भी देखा कि यहाँ का ना मौसम सही है, ना जो है यहाँ के माहौल मतलब एक सही है। तो उन्होंने देखा कि जो है यहाँ हम इतने बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगे तो ये हमारे लिए नफ़े बख्श कारोबार नहीं होगा। बिल्कुल। तो वो भी जो है बिल्कुल दिलचस्पी नहीं इतना होने का सजा साहब, ये लोग दिल जीत नहीं पाए। ठीक है, बिल्कुल उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, सब कुछ है, आप कोशिश कर रहे हैं कि तरक्याती काम, लेकिन आवाम के करीब आप अभी तक नहीं गए हैं। बिल्कुल यकीनन आपकी बात जो है बजा है कि आप आवाम के दिल जीत नहीं पाए। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि आपने इलेक्शन नहीं लड़ा वहाँ से। बिल्कुल। हाल में जो एमपी के इलेक्शंस हुए थे कश्मीर में, गालिबन 3 या 4 3 सीट पे वहाँ पे इलेक्शन हुआ था। लेकिन आपने माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपने एक भी आदमी को वहाँ पे इलेक्शन में नहीं ठहरा। और फिर दूसरी अहम बात यह है कि
आप टाल रहे थे असेंबली इलेक्शन जी जी, मुसलसल आपको लग रहा है कि इतनी कोशिशों के बावजूद वहाँ पे आपका जीतना मुश्किल है, नामुमकिन है जी। तो यकीनन जैसा कि आपने कहा कि दिल जीतने में बीजेपी नाकाम रही है कश्मीरियों का। इन्होंने कहा था कि हमने आर्टिकल 370 का ख़ात्मा कर दिया है, हमने कश्मीरियों को कौमी धारे में लेने का काम किया है, हम कश्मीरियों की जो है तरक्की देंगे, वहाँ की सड़कें जो है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, बेहतरीन जो है रेलवे लाइनें वहाँ पे डाली जाएंगी, बेहतरीन सड़कें बनाई जाएंगी, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन वहाँ के लोगों को जो है आज भी आपकी बात समझ में नहीं आ रही है, आपकी नीयत में खोट है, ये लोग समझ रहे हैं। अगर आप फिल वाकई संजीदा होते तो वहाँ पे इतने बड़े पैमाने पे फौज नहीं लगाई जाती। 9 लाख से ज़्यादा सिपाही वहाँ पे आज भी तैनात हैं, कश्मीर के चप्पे चप्पे में फौजी तैनात हैं। जब आपने लोगों का दिल जीत लिया तो फिर इतने सिपाही वहाँ क्या जरूरत है फिर जाना। जी हाँ, और फिर मिलिटेंसी क्यों ख़त्म नहीं होती फिर जाना सवाल। और फिर आप देखिए गुज़श्ता 1 महीने 3-4 महीने के दौरान में देखा गया कि मिलिटेंसी में इजाफा हुआ, बिल्कुल और ज़्यादा। खुद फारूक अब्दुल्ला ने 1 हफ्ता पहले बयान दिया था जब वहाँ पे अटैक हुआ था पुलवामा में, उधमपुर में, वहाँ पे अटैक हुआ था फौजी काफिले पे और फौजियों की मौत हुई थी, कैप्टन की भी मौत हुई थी। तो उस वक्त फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि 300 से ज़्यादा मिलिटेंट कश्मीर में सरगर्म है। उन्होंने कहा था कि 300 से ज़्यादा मिलिटेंट कश्मीर में सरगर्म है और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा था कि ये मसले का हल का वाहिद, इस मसले को हल करने का वाहिद हल यही है कि आप पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा था कि जब तक आप पाकिस्तान को बातचीत की मेज़ पे नहीं लाएंगे उस वक्त तक यहाँ से मिलिटेंसी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। यकीनन वहाँ घने जंगल हैं। आप अगर कश्मीर के जोग्राफियाई जो है हालात को आप देखेंगे, LOC के इलाके को आप देखेंगे, ख़ास तौर पे जो है अनंतनाग के जो इलाके हैं और फिर कुपवाड़ा के जो इलाके हैं, कठुआ के जो इलाके हैं, ये जो कश्मीर के अजला हैं जहाँ से पाकिस्तान की सरहदें शुरू होती हैं, एक घने जंगल है, वादियाँ हैं, घनी वादियाँ हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिले हैं, घने जंगल हैं। तो उन जंगलों में कौन कहाँ से आता है, कहाँ छुप जाता है, किसी को अंदाज़ा नहीं होता कौन कहाँ से आया। अब हुकूमत खुद कह रही है कि पंजाब की सरहदों पे से भी लोग आ रहे हैं और जो है चीन की सरहदों से भी लोग आ रहे हैं और कश्मीर की सरहदों से भी जो है उभर करके। आपने फोकस जो है कश्मीर में किया, बिल्कुल LOC पे आपने फोकस किया, लेकिन पंजाब से कोई आ रहा है तो आपको अंदाज़ा भी नहीं हो पा रहा है। पंजाब की सरहद से, लद्दाख से अगर कोई जो है कश्मीर के जंगलों में दाखिल हो गया तो आपको पता भी नहीं चल पा रहा है और ये घने जंगलों में छुपे हुए हैं। और अब तो ये कहा जा रहा है, खुद जो है इंटेलिजेंस इदारों ने कहा, खुद फौज आर्मी के जो है सरबराह हैं, तो जो भी वहाँ के जो है सरबराह आर्मी के जो इस ऑपरेशन को देख रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि इंतहाई माहिर निशाना बाजों को और पाकिस्तान अपनी फ़ौज के साबिक जवानों को जो तजुर्बेकार हैं, जो कमांडो जो है वार में की सलाहियत रखते हैं, जो जंगलों में जो है अटैक करने की जो है महारत रखते हैं, जो जंगलों में छुपने, जंगलों में रहने, जंगलों में महीनों जंगलों में रहने की जिनको जो है आदत है, जिनको महारत है, वही लोग यहाँ पे आके अटैक कर रहे हैं मुसलसल। ये फ़ौज का भी जो है कहना है। फ़ौज अब तो ये आलम हो गया है कि घने जंगलों में जाने से डर रहे हैं लोग। जी हाँ, मिलिट्री भी जो है ना, बिल्कुल जो सर्च ऑपरेशन जो हो रहे हैं, ये फौजी जवानों का कहना है कि कब कहाँ से गोली आ जाए पता नहीं चलता घने जंगल में। इतने घने जंगल है उस सरहद से लगे हुए हैं कि उनका कहना है, एक तो बुलंद बाला पहाड़, आप पहाड़ पे चढ़े जाते हैं, फिर दूसरी जानिब आप पहाड़ से उतरते हैं, तो पहाड़ पे चढ़ना भी आपको जो है घने जंगलों के बीच में से, घनी झाड़ियों, घने पौधों के बीच में से जाना है, और जब आप पहाड़ से उतरते भी हैं तो घनी झाड़ियों के बीच में से उतरना है, और आप देख नहीं पाते कि ऊपर क्या है। आप जब उतरते हैं तब भी आपको अंदाजा नहीं होता कि पीछे कौन है। तो उनका एक कहना है कि इन घने जंगलों में जो मीलों तक फैले हुए हैं, इन जंगलों में किसी को पकड़ना, किसी को टारगेट करना बहुत मुश्किल काम है। तो बहरहाल जो है
ये हालात हैं वहाँ के। जी। तो इन हालात पे फारूक अब्दुल्ला ने भी तशवीश जाहिर की थी और कहा था कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने भी इल्ज़ाम लगाया बिल्कुल जी हाँ, महबूबा मुफ्ती ने बाज़ाब्ता बयान दिया था, एदाद शुमार बताए थे और कहा था कि जब से ये जो आर्टिकल 370 का खात्मा हुआ है और ख़ास तौर पे गुज़िश्ता 1 साल के दौरान में जी इतने वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के, बिल्कुल इतने वाक़यात हुए हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे माजी में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। बिल्कुल बिल्कुल सही है। महबूबा मुफ्ती ने भी ये बात कही थी। बहरहाल जो है इन सारे हालात के बीच में बहुत जो है झिझकते इलेक्शन कमीशन अल्टीमेटली इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया है। अब जाहिर बात है जैसा कि आपने कहा जी सुप्रीम कोर्ट का भी जो है इसमें अमल दखल था। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स हैं, उनकी पासदारी भी बहुत ज़रूरी थी। सख्ती से जो है अहकाम जारी किए गए हैं कि इतने दिनों तक किसी भी रियासत को इस तरह से जो है जमहूरी अमल से दूर नहीं रखा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। आपके बुनियादी हुकूक में ये हक भी शामिल है कि आपको एक जमहूरी हुकूमत फराहम की जाए। हिंदुस्तान के हर शहरी को अपनी पसंद की हुकूमत चुनने का हक है और उस हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। इसलिए नवंबर से पहले इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो बहरहाल जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है जैसा कि हम सुबह से देख रहे थे कि आज इलेक्शन कमिश्नर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और जो है वो ये यहाँ तक कहा जा रहा था कि 4 रियासतों में इलेक्शन का ऐलान करेंगे, जिसमें महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है और जो है झारखंड में महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। बहरहाल जो है इसमें शक नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन सिर्फ जम्मू कश्मीर और जो है हरियाणा की डेट जारी की गई। 3 मरहलों में कश्मीर में इलेक्शन होंगे। 18 सितंबर को आगाज होगा जी हाँ बिल्कुल पोलिंग का बिल्कुल और 25 को एक 25 को एक है और एक 1 अक्टूबर को 3 मरहलों में वहाँ इलेक्शन होंगे जी हाँ। वहाँ 1 तारीख को जो है हरियाणा में एक ही मरहले में इलेक्शन हो जाएंगे और 4 अक्टूबर को जो है नताइज का ऐलान हो जाएगा। तो ये इलेक्शन कमीशन का जो है ऐलान है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता कहा है कि कश्मीरियों में खासा जोश खरोश पाया जाता है। जी वो पुरजोश हैं। हमने स्टडी की है, हमारे लोग गए थे, लोगों से बात की, लोगों में जोश खरोश है। तो बहरहाल अब यकीनन देखिए लोग भी चाह रहे हैं कि एक जमहूरी हुकूमत कायम हो कश्मीर में और गवर्नर राज का खात्मा हो जाए और वहाँ के लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो रियासत का दर्जा था वो बहाल हो जाए। बिल्कुल। तो बहरहाल चलिए बड़ी खुशाइन बात है, अच्छी बात है कि वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं और मेरे ख्याल से एक ही फेस में भी कराते तो ठीक था। पता नहीं क्यों 3 फेस में कराए जा रहे हैं, क्योंकि सीट्स बहुत कम है वहाँ पे। ठीक है, जो भी खुशाइन बात है, क्योंकि आवाम को जो है ना एक नई उम्मीद की किरण नजर आएंगी, क्योंकि हालात जो वहाँ पे जो मिलिटेंसी बढ़ गई है। तो नाज़रीन चलते हैं हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की जानिब, जहाँ पे आप आए दिन सुन रहे हैं कि वहाँ पे पुरतशद्दुद वाक़यात हो रहे हैं। अभी भी वहाँ पे अमन कायम नहीं हो सका है। वहाँ पे उबूरी जो सदर हैं, उबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद सलीम जो नोबल लॉरेट हैं, और उन्होंने वहाँ पे संभाल लिया ओहदा और उन्होंने ख़ास तौर पे मोदी को फ़ोन करके हमारे वज़ीर आज़म को ये तयख़ुद यानी किया है कि वहाँ पे हिंदुओं को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया है और कोई अटैक नहीं होंगे, इस तरह कहा जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन, जब भी कोई किसी भी मुल्क में कोई रेवोल्यूशन जब आता है तो वहाँ पर काउंटर रेवोल्यूशन ऐसे वाक़यात होना नॉर्मल है जो है ना। तो हो सकता है कुछ अटैक हुए हैं, बराबर इसको बड़ा चढ़ा के पेश किया गया है। मंदिरों में भी कुछ अटैक ऐसा कहा जा रहा है, हो सकता हुए हैं। लेकिन सजा साहब ये कुछ आप इसको सियासी रंग नहीं दे रहे हैं आप जो है ना, जब बिल्कुल देखिए सभी ये कह रहे हैं जी। आप देखिए मुख्तलिफ जो है सियासी कायदीन ने कहा है कि जानबूझ के इसको हवा दी जा रही है। बिल्कुल खुद बांग्लादेश के लोगों का एक कहना है कि जानबूझ के जो है यहाँ हिंदुओं पे हमलों की बात की जा रही है। लोगों का कहना है कि वहाँ जिन लोगों पे हमला हुआ जी वो शेख हसीना की पार्टी के लोग थे। अच्छा जी। देखिए 1.5 करोड़ हिंदू हैं बांग्लादेश में। जी 1.5 करोड़ हिंदू हैं, तो मतलब है कि 8% वहाँ की आबादी है गैर मुस्लिमों की। तो 8% की आबादी माने रखती है। बिल्कुल। तो उनका अहम किरदार है वहाँ की जो है सियासी हुकूमत में, सियासी सरगर्मियों में। तो देखिए बार बार कहा जा रहा है कि शेख हसीना के खिलाफ जो है एक लावा बोल रहा था लोगों में। इसकी कई वजूहत हैं। इसकी एक वजह ये भी थे कि शेख हसीना की पार्टी के जो लोग थे वो गाँवों में दादागिरी कर रहे थे। अच्छा।
वो जुल्म कर रहे थे लोगों पे, वो ज़मीनें छीन रहे थे, वो लोगों को जो है करप्शन की बुनियाद पे वो हुकूमत करना चाहते थे, सियासी सरपरस्ती, बिल्कुल इनको सियासी सरपरस्ती हासिल थी और उनकी मनमानी चल रही थी और इस बात को लेकर लोगों में बेचैनी थी, गुस्सा था लोगों में। तो वो गुस्सा जो है पहले तलबा सड़कों पे निकले, फिर जाहिर सी बात है जब लावा जब फटता है लोगों में, जब बेचैनी होती है तो उनको एक आवाज़ की ज़रूरत होती है, एक आवाज़ उनको तहरीक देने के लिए काफ़ी होती है। तो एक आवाज़ तलबा की जो निकली तो एक नई तहरीक साबित हुई, वहाँ पे लोगों में जो गम गुस्सा था वो फूटा है। और शेख हसीना के भागने के बाद शेख हसीना की पार्टी के लोगों को टारगेट बनाया गया, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। वहाँ पे मुसलमान वजीरों का कत्ल किया गया, शेख हसीना की जो हुकूमत के वजीरों को कत्ल किया गया। शेख हसीना की हुकूमत के जो लीडर थे, जो जुल्म कर रहे थे, उनको टारगेट करके मारा गया, चुन चुन के जो है वहाँ पे अटैक किए गए। तो उन लीडरों में गैर मुस्लिम भी शामिल थे, उनके भी घरों पे हमले किए गए। लेकिन आप सिर्फ उसको फोकस करके देखो वहाँ हिंदुओं को मारा जा रहा है, वहाँ हिंदुओं को जो है जुल्म किया जा रहा है, जेनोसाइड हो रहा है। अभी नूपुर शर्मा गुस्ताख रसूल, जी हाँ बिल्कुल जी ना, गुस्ताख वो भी आ गई मैदान में, वो भी कह रही कि हाँ कैसा होता है बताइए। दिल्ली में इनकी जो है एक खवातीन की विंग की बीजेपी की वहाँ पे एक रैली निकली, आप हैरत करेंगे, उन्होंने रैली निकाली वहाँ पे, जंतर मंतर तक उनकी रैली पहुँचती है, फिर वो एक जलसे आम करती हैं और उनके मुंह से झाग निकल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जो है सारा जुल्म वहीं हो रहा है दुनिया में और कहीं भी जुल्म नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है। नूपुर शर्मा कह रही है कि वहाँ जेनोसाइड हो रहा है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो बांसुरी स्वराज जो एमपी हैं दिल्ली की, सुषमा स्वराज की दुख्तर हैं, वो कह रही हैं कि जो है अरे बांग्लादेशी हिंदुओं तुम अकेले नहीं हो, पूरा भारत तुम्हारे साथ खड़ा है, हम बहनें तुम्हारे साथ खड़ी हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, वगैरह वगैरह। बहरहाल जो है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस मसले को, अब देखिए इससे पहले भी हमने कहा जब आम इंतखाबात हुए तो जब भी हमने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल महंगाई पे वो बात करना नहीं चाहती, बिल्कुल लोगों की भलाई पे वो बात करना नहीं चाहती, बेरोजगारी पे वो बात करना नहीं चाहती, वो जो है फलाह बहबूद पे बात करना नहीं चाहती, वो टैक्स कम करने के मराहत ख़त्म करने की बात करना नहीं चाहती, वो लोगों को मराहत देना नहीं चाहती, वो आम आदमी का भला नहीं चाहती, बिल्कुल। इसीलिए उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा वो जो है इसी तरह के इंतशार, देखो तुम्हारी जो है मुसलमान तुम्हारी ज़मीनें छीन लेंगे, मुसलमान तुम्हारा सोना छीन लेंगे, मुसलमान तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, वो लोग जो है छीन के तुम्हारे सारी जो है जायदाद मुसलमानों में बांट देंगे। आपने भी देखा कितनी जो है सतही वज़ीर आज़म मोदी की और दीगर लीडरों की कितनी सतही तकरीरें थी। तो इस बेस पे इलेक्शन लड़ा है। अब भी इलेक्शन का सीजन आया है, जाहिर सी बात है, तो अब भी उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब बजट गया, आप कह रहे हैं बड़े फखर से कि नेहरू के बाद मैं हूं जो तीसरी बार वज़ीर आज़म बना हूं, ठीक है, लेकिन तीसरी बार वज़ीर आज़म बनने के बाद आपने आवाम को क्या दिया? सही, नए टैक्स आपने लागू कर दिए, जीएसटी में नए इजाफे कर दिए आपने, दवाइयाँ बहुत महंगी कर दें, जीएसटी जहाँ जहाँ जीएसटी कम थी उसको बढ़ा दिया गया, परसेंटेज जीएसटी का बढ़ा दिया गया, कहीं 16% थी तो 18 कर दिया गया, कहीं 12 थी तो 18 कर दिया गया, कहीं 8 थी तो 12 कर दिया गया। बिल्कुल जी, आपने सिर्फ बढ़ाया है बोझ, आपने सिर्फ महंगाई का बोझ बढ़ाया है। तीसरी बार इख्तिदार में आने के बाद भी आपकी ना तो हट दर में गई, ना आपका जो है नेचर में कोई तब्दीली आई, ना ही आपका जो आवाम पे जुल्म करने का जो मतलब है कि जो हम ये कहेंगे कि रवैया था वो ख़त्म नहीं हुआ। बेरहमी का जो है आपका रवैया है। आप पार्लियामेंट में जो है बजट पेश करती हैं निर्मला सीतारमन जो वज़ीर फाइनेंस हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने आवाम का भला कर दिया, हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया, अब दुनिया में सबसे बड़ी मैशियत बन के हिंदुस्तान उतरेगा। लोग हैरतज़दा हैं, माशी माहिरीन खुद हैरतज़दा हैं कि इनके इस बजट से मुल्क का जो है माशी बेहतरी कहाँ से आ रही है मुल्क में। उनका कहना है कि इस बजट से तो जीडीपी की जो है रफ्तार घटेगी। बिल्कुल सही है। उनका ये कहना है कि इससे तो आम आदमी की जो यौमिया आमदनी है
वो आमदनी कम होगी जी, और फिर ये दावा कर रही हैं कि हम जो है दुनिया पे राज करेंगे, जी, जी, हमारा जो है माशियत जो है तीर की तरह ऊपर की तरफ जा रही है, जी, हम जो है बुलंदी पे जा रहे हैं, हम जो है पूरी दुनिया में जो है मास्टर बन के उभरेंगे। जी, तो इस तरह की सिर्फ आप दावे, झूठे दावे, बातें करने से बिल्कुल, कोई बात आने वाली नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, तो जी, अब आपके पास चूंकि मुद्दा नहीं है, जी, अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई हम बांग्लादेश के हिंदुओं की बात करेंगे तो शायद इंडिया के हिंदुओं को जो है थोड़ा सा हम पे रहम आ जाए, बिल्कुल, जी हाँ, उनको लगे कि हम जो है जी हाँ, दुनिया जी भर हाँ, के हिंदुओं के लिए यहाँ बिल्कुल, पे जी हाँ, हमदर्द हैं। जी, तो वही हिंदुत्व की पॉलिसी, बिल्कुल, बिल्कुल, वही जी, हिंदू सेम वही मुसलमान का पॉलिसी, जो है बिल्कुल जो है ना, एजेंडा पे अमल किया जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल सही है। और इन्हें उसको लेकर जो है ना, मतलब कत्लेआम किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, मतलब झूठ पे झूठ, ऐसी झूठ बोलो कि लोग यकीन कर लें, वैसी ये लोग पॉलिसी है इनकी जो है ना, झूठ पे झूठ बोल के इनको यकीन कराया जाए। तो नहीं चलते हम और एक आखिरी हमारा जो टॉपिक है इस पर बात किए थे। जैसे कि आप जानते हैं हमारे वज़ीर आज़म ने कल लाल किले की फसील से तकरीर की, उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे एक अहम बात कही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। अब उसको उन्होंने नाम चेंज करके उसको कह दिया है कि इन्हें सोशल सिविल कोड, सिविल सेकुलर सिविल कोड कहा है। तो आप बताइए, तो अब ये जो जैसा कि आप जानते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ कॉइन करने में हमारे वज़ीर आज़म तो बहुत माहिर है। तो सैयद साहब मेरे ख्याल से क्या ये अपने हलीफों को खुश करने के लिए थोड़ा सा इसको वर्ड को चेंज किया गया है, क्या वाकई इनका इंटेंशन? देखिए मतलब तो वही है कि चलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करना इनका एक एजेंडा आरएसएस का शुरू से चले आ रहा है, लेकिन नाम थोड़ा चेंज करने से क्या वाकई कुछ तब्दीली है इसमें या वही है सेम जना? देखिए उनका तो एक ही एजेंडा है जी। अब यूनिफॉर्म, अब चूंकि वो पावर में नहीं है जी, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड कहेंगे जी, तो उनकी हुकूमत गिरने का खतरा है। बिल्कुल। आप नीतीश कुमार थे भी जो है जी, भरोसा नहीं कर सकते। बिल्कुल। चंद्रबाबू नायडू भी जो है सुनने में यह आया है कि नाराज़ हैं बजट से, उनको उम्मीदें थी कि जो बजट है मौजूदा बजट में आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया है। तो बहरहाल 15 अगस्त को देखिए हर बार ये लोग शरंगेदी कर रहे हैं, करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि 15 अगस्त को आप लाल किले की फसील से खिताब करते हुए कह रहे हैं कि हम सेक्युलर जो है कोड नाफिज करेंगे जी। तो ये अहमखाना बातें हैं। आपका एक ही एजेंडा है, वाज़ेह एजेंडा है जी। आप यूनिफॉर्म, जबकि बार बार कहा गया है कि ना तो हमारा आइन इसकी इजाज़त देता है जी, ना ही जो है हमारे मुल्क में इस बात की गुंजाइश है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत जो है नाफिज करें, तहत चले, ये नामुमकिन है। कहने के बावजूद फिर से जो है वही मुद्दा उठाने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं है। नाम चेंज किया गया, बस खाली नाम चेंज करके कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना सेक्युलर सिविल कोड करने के तो माहिर हैं, बिल्कुल वो तो माहिर है, और हाँ स्पिरिट तो वही है उनकी, इंटेंशन तो वही है, इरादे तो वही है। आप नाम चेंज करने से क्या पॉलिसी चेंज हो जाएंगी? तो इस किस्म की जो है ना आवाम को बेवकूफ़ बनाने की इस किस्म की चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन आवाम यहाँ के समझदार हैं, उनको मालूम है कि असल मुद्दे मौज़ूआत क्या हैं, सब्जेक्ट क्या है जिस पे हुकूमत को काम करना चाहिए, उसको पुसे पुश डाल के साइड लाइन करके इस किस्म के जो है ना टॉपिक्स दे के जज्बात को उभार के लोगों को जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन हम ये टॉपिक्स लेके आपसे बात किए थे, इंशाल्लाह हम यहाँ पे आपसे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर रहेंगे, और हमको जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।